हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र को समझने से पहले हमें पाचन, डाइजेशन के बारे में जानना होगा कि पाचन क्या है। दरअसल पाचन में क्या होता है कि जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन में हम कुछ बड़े अवयवों को ग्रहण करते हैं। वो बड़े अवयव क्या हो सकते हैं? वो बड़े अवयव कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो बड़े अवयव वसाएं हो सकती हैं, वो बड़े अवयव प्रोटीन हो सकते हैं। तो भोजन के जो बड़े अवयव हैं, इन बड़े अवयवों को हमारा शरीर सरल अवयवों के रूप में अवशोषित कर पाता है। तो भोजन के इन बड़े अवयवों को, इन जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलने की क्रिया, इन जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलने की क्रिया ही पाचन कहलाती है। और शरीर का जो तंत्र यह कार्य करता है, क्या कार्य? इन जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलने का जो काम करता है तंत्र, उस तंत्र को ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र किस तरीके से इन जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलता है, उस क्रियाविधि को जानने से पहले हमें हमारे शरीर के इस पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर को, संरचना को समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, पाचन तंत्र की, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पाचन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पाचन तंत्र की संरचना, पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर। देखिए, पाचन तंत्र जहां से हम भोजन स्टार्ट करते हैं, हमारे मुख से, यहीं से पाचन तंत्र स्टार्ट हो जाता है। तो ये जैसे कि हमारा मुख है, मुख के अंदर जो स्थान होता है, खाली स्थान, ये मुख गुहा है। मुख गुहा के पीछे ग्रसनी नाम की संरचना पाई जाती है। ग्रसनी के पीछे एक नलिका होती है जिसे हम ग्रासनाल या ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका एक बड़े थैली रूपी संरचना में खुलती है। इस थैली रूपी संरचना को आमाशय कहते हैं। आमाशय आगे चलकर आंत्र में खुलती है और इस आंत्र के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है छोटी आंत्र और इसका एक भाग होता है बड़ी आंत्र। तो इस तरीके से हमारे पाचन तंत्र की संरचना होती है। इस पाचन तंत्र की संरचना के हम दो भाग कर सकते हैं। दो भागों में इसके एक भाग को तो हम कह सकते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और इसके दूसरे भाग को कह सकते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथि मुख्य रूप से दो भाग हैं। अभी मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, ये हमारी आहार नाल का है। ये आहार नाल केवल भोजन का मार्ग है। ये आहार नाल भोजन का पाचन नहीं कर रही, मुख्य रूप से ये भोजन का एक मार्ग है। इस आहार नाल में पाचन कराने के लिए ये पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, इन पाचक ग्रंथियों की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम आहार नाल के विभिन्न भागों की चर्चा करेंगे कि आहार नाल की कौन से भाग है और उनका क्या कार्य होता है। तो जैसा कि हमने अभी स्टार्ट करते टाइम बताया था कि आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है। मुख, दोनों होठों के बीच का स्थान मुख होता है, और मुख के अंदर जो भाग पाया जाता है, इस भाग को हम कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, इस मुख गुहा में दो तीन संरचनाएं पाई जाती हैं। इस मुख गुहा के अंदर तालु पाया जाता है, जो हमारे ऊपर का भाग होता है, मुख के ऊपर का भाग, जो भोजन को नम और लसलसा बनाने में मदद करता है। इस मुख गुहा के अंदर जीभ पाई जाती है, जिह्वा पाई जाती है, जो हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती है। और इसी मुख गुहा के अंदर एक और महत्वपूर्ण संरचना होती है जिन्हें हम कहते हैं दंत या दांत या टीथ। ये तीनों संरचनाएं मुख गुहा में पाई जाती है। दांत भोजन को चबाने, काटने का काम करते हैं। हमारे जो दांत होते हैं, मानव के दांत की बात करें तो मानव के जो दांत हैं, ये द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती का मतलब होता है ये हमारे जीवन काल में दो बार आते हैं। एक बार दूध के दांत आते हैं और एक बार स्थायी दांत आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मानव के जो दांत होते हैं गर्तदंती होते हैं। गर्तदंती का मतलब हमारे जो दांत है ये मसूड़ों के गड्ढों में धसे होते हैं, मसूड़ों के गड्ढों में धसे होते हैं। और तीसरी बात, हमारे जो दांत होते हैं ये विषम दंती होते हैं। विषम दंती से हमारा तात्पर्य है कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं होते। कई जीवों में एक ही प्रकार के दांत होते हैं। हमारे दांतों की स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके की होती है। हमारे अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर अलग क्यों होती है? क्योंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है। मानव
प्राणियों की तरह पादपों को भी भोजन के रूप में काम में लेता है, मांसाहारियों की तरह मांस का भी भक्षण करता है। अतः मानव के दांत विषम दंती अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकारों को क्रम से हम इन नामों से जानते हैं। I for incisor, C for canine, PM for premolar और M for molar। इन्हें हिंदी में कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक भी कहा जा सकता है। ठीक है, हमारे जो दांत हैं, इन दांतों की टोटल संख्या एक वयस्क व्यक्ति में, एक बड़े व्यक्ति में इन दांतों की संख्या 32 होती है, टोटल 32। इन 32 दांतों में से 16 दांत हमारे ऊपर के जबड़े में होते हैं और 16 दांत हमारे नीचे के जबड़े में होते हैं। तो ये जो 16 दांत हैं, कुल मिलाकर जो 32 दांत हैं, इन 32 दांतों में से कितने इंसाइजर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं, कितने प्रीमोलर मोलर होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इनके अंदर जो इंसाइजर जो दांत है, इनकी संख्या होती है 4 + 4 = 8। कैनाइन जो दांत है, इनकी संख्या होती है 2 + 2 = 4। प्रीमोलर की संख्या होती है 4 + 4 = 8 और मोलर की संख्या होती है 6 + 6 = 12। तो कुल मिलाकर ये हो गए 12 और 8 20, 20 और 8 28 और 4 32। तो ये प्लस का मतलब है कि ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में। तो कुल मिलाकर ये हमारे दांतों की संख्या हो गई। अब बात है कि ये दांत हमारे मुंह में कहां तो पाए जाते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो इसके लिए ये जो इंसाइजर दांत है, ये हमारे सबसे आगे होते हैं। इंसाइजर सबसे आगे होते हैं, भोजन को काटने का, कुतरने का काम करते हैं। मुख्य रूप से कुतरने से चूहा भोजन को कुतरता है तो उसमें इंसाइजर पाए जाते हैं, तो कुतरने का कार्य करते हैं, आगे होते हैं। इसके बाद ये शाकाहारी प्राणियों की विशेषता होती है। हाथी में जो दांत उसके सूंड से बाहर निकले हुए होते हैं, लंबे दांत, हाथी के दांत, वो इंसाइजर दांत ही होते हैं। कैनाइन मांसाहारी प्राणियों की विशेषता होती है। मांसाहारी प्राणी में बड़े विकसित होते हैं। शेर जब अपना जबड़ा खोलता है तो जो लंबे लंबे दांत दिखाई देते हैं वो कैनाइन होते हैं। कैनाइन हमारे अंदर के साइडों में पाए जाते हैं, एक इधर है, एक इधर, एक इधर है और एक इधर है। ये थोड़ा लेट विकसित होते हैं दांत, कैनाइन दांत जो होते हैं। ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं मुख्य रूप से। इसके बाद प्रीमोलर और मोलर, ये पीछे वाले हमारे दांत हैं, जबड़े वाले दांत आ जाते हैं और ये दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इनके दांतों को हम एक दंत सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है। चूंकि हम मानव के तंत्र का अध्ययन करें तो मानव के हिसाब से बताते हैं। मानव का दंत सूत्र देखिए क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आप चारों दांतों को एक बार लिख दीजिए, I, C, PM और M। बड़ा सिंपल वे में अपन बता रहे हैं इसको, I, C, PM और M। हम जब दंत सूत्र बनाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि दंत सूत्र एक जबड़े के आधे भाग को लेकर बनाया जाता है। एक जबड़े के आधे भाग को, जैसे मैं ऊपर जो संख्या लिखूंगा वो हमारे ऊपर के जबड़े के आधे भाग की है, ऐसे नीचे जो संख्या लिखूंगा वो नीचे के जबड़े के आधे भाग की है। तो हमारा दंत सूत्र बड़ा सिंपल होता है, 21-23 बटे 21-23। ये हमारा दंत सूत्र है, 21-23 बटे 21-23। तो चूंकि मैंने कहा कि ये आधे भाग का है और पूरे जबड़े का निकालेंगे तो इसमें हम 2 का गुणा कर सकते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, 2 और 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2 16, 16 ऊपर आ गए। ऐसे 2 और 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2 16 और 16 और 16 कुल मिलाकर हमारे पास ये जो दांतों की संख्या हो गई, ये कितनी हो गई, 32 हो गई। ठीक है, तो ये दंत सूत्र निकालना बड़ा इजी है, 21-23 बटे 21-23। अन्य प्राणियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुखवा के बाद ग्रसनी की। ये हमारे ग्रसनी है, ये ग्रसनी है। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र को हम कहते हैं निगल द्वार और इसके दूसरे छिद्र को हम कहते हैं घाटी द्वार। तो हम जब अपने मुंह को खोलेंगे और शीशे में अगर आप अपने मुंह को देखोगे तो आपको मुंह के अंदर दोनों छिद्र दिखाई दे जाएंगे। इनमें से एक छिद्र जो है, एक रास्ता जो है वो भोजन के अंदर जाने का, आहार नाल में जाने का मार्ग है, और जो दूसरा रास्ता है घाटी द्वार जो है, ये हवा के, वायु के, ऑक्सीजन के अंदर जाने का मार्ग होता है, जिसे घाटी द्वार कहते हैं। इसके बाद ग्रसनी के नीचे ये जो नलिका पाई जाती है, इस नलिका को हम ग्रास नाल या ग्रसिका कह सकते हैं। इसकी भित्ति श्लेष्मा स्रावित करती है, भोजन को नम और लसलसा बनाती है। ग्रास नाल के बाद नेक्स्ट इस आहार नाल का एक
जठरागम भाग, नीचे का भाग होता है जठर निर्गमी भाग, और बीच का भाग होता है फंडिक भाग। इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा आमाशय, स्टोमक। ठीक है, आमाशय, स्टोमक, इन तीन भागों से मिलकर बना होता है। इस आमाशय में ग्रासनाल से तो भोजन प्रवेश करता है और इधर से जठरागम वाले हिस्से में से होते हुए जठर निर्गमी वाले भाग से बाहर चला जाता है। इस आमाशय में दो प्रकार की अवरोधनी होती है। अवरोधनी मतलब भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकने वाली संरचनाएं। एक अवरोधनी तो इधर होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जठरागम अवरोधनी, जो क्या करती है कि भोजन अगर एक बार ग्रासनाल से आमाशय में आ गया तो उसे वापस ग्रासनाल में जाने से रोकती है, बंद कर लेती है इस रास्ते को कि भोजन वापस नहीं चला जाए। जठरागम अवरोधनी। एक अवरोधनी इधर होती है जठर निर्गमी वाले हिस्से में, जो आमाशय से भोजन निकलकर यदि एक बार आंत्र में आ गया तो उसे वापस आमाशय में जाने से रोकती है। आमाशय के बाद नेक्स्ट भाग आता है हमारा आंत्र का। तो ये जो हमें कुंडली संरचना दिखाई दे रही है ये आंत्र है। इस आंत्र के दो भाग होते हैं, एक छोटी आंत्र होती है, एक बड़ी आंत्र होती है। छोटी आंत्र बीच में हमें दिखाई दे रही है, बड़ी आंत्र इसके चारों तरफ है। ठीक है, छोटी आंत्र की बात करते हैं। छोटी आंत्र के तीन भाग होते हैं। इसका सबसे ऊपर का भाग कहलाता है ग्रहणी, बीच का भाग कहलाता है अग्र क्षुद्रांत्र और इसका सबसे नीचे का भाग कहलाता है क्षुद्रांत्र। इन तीनों भागों से मिलकर बन जाती है छोटी आंत्र। आंत्र को हम इंटेस्टाइन कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है छोटी आंत्र, जिसका ऊपर का भाग ग्रहणी है, बीच का भाग अग्र क्षुद्रांत्र और नीचे का भाग क्षुद्रांत्र है। तीनों के कार्यों के बारे में चर्चा हम पाचन की क्रियाविधि में करेंगे। भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो ग्रहणी का ही होता है। इसमें भोजन का अवशोषण भी होता है मुख्य रूप से। इसके बाद ये बड़ी आंत्र होती है। बड़ी आंत्र के भी तीन भाग होते हैं। बड़ी आंत्र के भी तीन भाग होते हैं। इनमें से एक भाग को हम सीकम कहते हैं, दूसरे भाग को जो कि यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, इस भाग को कोलोन या बृहदांत्र कहते हैं। बृहदांत्र। और इसके अंतिम भाग को हम बलाशय कहते हैं। तो ये तीनों भाग मिलकर बना देते हैं बड़ी आंत्र। तो छोटी आंत्र के भी तीन भाग हो गए, बड़ी आंत्र के भी तीन हो गए। बड़ी में सीकम है, ये बृहदांत्र है। बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत्र, मुख्य रूप से यही है, और लास्ट में बलाशय होता है। बृहदांत्र में कुछ जल वगैरह का अवशोषण होता है, बाकी फिर जो अपचित भोजन होता है वो बृहदांत्र में मलाशय से होता हुआ शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। बृहदांत्र के भी कुछ भाग होते हैं। इनमें ऊपर चढ़ने वाली भुजा को आरोही बृहदांत्र कह सकते हैं। इस वाली भुजा को 90 डिग्री के एंगल पर अनुप्रस्थ बृहदांत्र कह सकते हैं। नीचे उतरने वाली जो भुजा होती है इसे अवरोही बृहदांत्र कह सकते हैं। वो कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ी है ये हो जाती है मानव की आहार नाल। इस आहार नाल के साथ जैसा कि हमने कहा पाचन तंत्र में पाचक ग्रंथियां भी होती हैं। तो पाचक ग्रंथियों की चर्चा कर लेते हैं। तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां इससे जुड़ी होती हैं। एक तो होती है हमारी मुख गुहा के अंदर, ये जिन्हें हम कहते हैं लार ग्रंथियां, ये मुख गुहा में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक पाचक ग्रंथि इस गृहिणी की दाई साइड में होती है, जिसे हम कहते हैं यकृत। ये एक बी कर देता हूं, लाल ग्रंथि को ए कर देता हूं। और एक ग्रंथि हमारे यकृत की बाई साइड में होती है, पाचक ग्रंथि, जिसे हम कह देते हैं अग्नाशय, सी कर देते हैं इसे। तो तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां हमें दिखाई दे रही है। लाल ग्रंथि जो मुख गुहा में होती है, यकृत जो कि ग्रहणी से जुड़ी रहती है, ग्रहणी की दाई साइड में होती है, और अग्नाशय जो कि ग्रहणी के बाई साइड में होती है। तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां होंगी। लाल ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। लाल ग्रंथियां जो होती हैं, लाल ग्रंथियों के तीन प्रकार होते हैं। इनमें एक प्रकार होता है कर्णपूर्व लाल ग्रंथियां, जो कि
कि हमारे गाल में पाई जाती है। दूसरी अधोजंभ लाल ग्रंथियां जो कि हमारे जबड़े के नीचे और निचले जबड़े के नीचे पाई जाती हैं। और तीसरी होती है अधोजीवा जो कि हमारी जीवा यानी जीभ के नीचे होती है। तो हमारी इस मुखवा में ये 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां होती है। लाल ग्रंथियां लार निकालने का काम करती है। इस लार में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। कैसे करते हैं उनके बारे में हम पाचन की क्रियाविधि में पढ़ेंगे। यकृत को समझ लेते हैं। यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, लीवर बहुत महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत के अंदर एक संरचना पाई जाती है, संरचना को हम पित्ताशय कहते हैं। देखिए यकृत जो है इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये रस बनाता है पाचन के लिए जिसका नाम होता है पित्त रस, और उस रस को बनाकर इस पित्ताशय में एकत्र करता है। तो पित्ताशय में पित्त रस एकत्र होता है, बनता नहीं है। पित्त रस को बनाने का काम तो यकृत करता है और उसे इकट्ठा करने का काम पित्ताशय करता है। और जब भोजन यहाँ ग्रहणी में उतर के आता है आमाशय से तो उसे पचाने में मदद करता है। अग्नाशय, अग्नाशय ऐसी पाचक ग्रंथि है जो पाचन का भी कार्य करती है, इसके अलावा हार्मोन स्रावित करने का भी कार्य करती है। तो हम अग्नाशय को एक मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं। अग्नाशय जिन हार्मोन्स को स्रावित करती है उन हार्मोन्स में एक हार्मोन का नाम तो इंसुलिन होता है और दूसरे हार्मोन का नाम ग्लूकागॉन होता है। ये हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं उनके बारे में इसी चैप्टर में टॉपिक होता है अंतःस्रावी तंत्र, उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक कंप्लीट पाचन तंत्र की संरचना हो जाती है जिसके आधार पर हम जो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे पाचन की क्रियाविधि की उसको समझेंगे।